एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में आज मैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के साथ एक ऐसे चैप्टर की डिस्कशन करने वाला हूं जिससे चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एक क्वेश्चन तो आपका 100% इस चैप्टर से आता ही है। और कमाल की बात यह है कि चैप्टर बड़ा ही साधारण सा है, सिंपल सा है, इसकी मल्टीपल रीडिंग लगानी है बस आपको। और मैंने इस एनसीईआरटी की जो हाईलाइट्स डिस्कस करने वाला हूं, जो सिनॉप्सिस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उससे ये चैप्टर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं और फॉर्म करते हैं वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे से माने जाते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम दे हैव जनरल फॉर्मूला जिसमें सी एक्स होता है और पानी कितने होते हैं, वाई होते हैं। लेकिन ये जो होता है इसे कहा जाएगा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज डिराइव्ड। देखो यहां पर कार्बन की हाइड्रेट की बात चल रही है। हाइड्रेट यानी कि पानी, कार्बन के पानी, कार्बन के साथ बहुत सारे पानी लगे हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन C6 है, H12 है, O6 है। इसका जनरल फॉर्मूला निकाल करके देखोगे ऐसा लगेगा कि 6 कार्बन के साथ 6 पानी लगे हुए हैं। तो चलो ठीक है, ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों को फिट करता है फॉर्मूला। जब हमने कहा कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, इस फॉर्मूले में फिट होते हैं क्या, तो आंसर लगा कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कुछ एक ऐसे कंपाउंड भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है लेकिन फिर भी वो इस फॉर्मूले के अंदर फिट हो रहे हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को दो पानी के साथ पानी, दो कार्बन के साथ पानी लिखा जा सकता है, लेकिन भैया वो तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है। लेकिन एक होता है रैमनोस। किसकी? रैमनोस। किसकी? रैम की नोस, रैमनोस। उसके अंदर क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट तो है वो, लेकिन ये फॉर्मूले में बेचारा फिट ही नहीं हो पाता है, जिसके चक्कर में हमें लगा ये तो बकवास डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को रिवैम्प करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। फाइनली एक डेफिनेशन निकल करके आती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव की बात समझ पा रहे हो? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है प्लेन सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और वो कैसे होनी चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होनी चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर वो कीटोन भी हो सकते हैं, और ऐसे कंपाउंड हो जो कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एक ऐसी यूनिट को प्रोड्यूस करते हो, या तो वो ओरिजिनली ऐसे हो या फिर हाइड्रोलाइज होने के बाद ऐसी यूनिट दे रहे हो। अब देखो ये सवाल एक बार स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में या असर्शन रीजन में इस प्रकार से पूछा जाता है या पूछा गया हुआ है कि some of the carbohydrates which are sweet in taste are also known as sugars। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं? जी नहीं, इसने लिखा है क्लियरली some of the carbohydrates are sweet, some are sweet, सारे के सारे स्वीट नहीं होते। द मोस्ट कॉमन शुगर यानी कि जो मोस्ट कॉमन स्वीट वाले होते हैं उसके अंदर सुक्रोज आता है, उसके अंदर सुक्रोज आता है। अच्छा जी, अब जान लेते हैं बच्चों इसी क्लासिफिकेशन कैसे की जाए। मोनोसेक्राइड कौन होते हैं? कहने लगता है कि मोनोहाइड्रेट वो होते हैं, एक ऐसे मोनोसेक्राइड वो होते हैं जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते एसिड या पानी के साथ ट्रीटमेंट करने पर। तो और ऐसे लोग होते हैं जो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी होने चाहिए, कीटोन भी होने चाहिए, उन्हें मोनोसेक्राइड का नाम रखा जाएगा। देखो यार, ऑप्टिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, एल्डिहाइड या कीटोन होना बहुत जरूरी है, हाइड्रोक्सी कम से कम उसके अंदर 3 होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। मुझे अब यहां से एक सवाल आ गया, मुझे एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का नाम लिख करके बता दो अभी के अभी। मुझे कोई भी गद्दारी नहीं चाहिए, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का नाम लिख करके मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, सिंपलेस्ट अभी बताओ। आप मेरे आगे आंसर आने का इंतजार मत करना। जैसे कि ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, राइबोज होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? टैलोज होता है, गुलोज होता है, गैलेक्टोज होता है, ये सभी के सभी क्या है? मोनोसेक्राइड होते हैं। फिर ओलिगोसेक्राइड की बात कर लेते हैं। ओलिगोसेक्राइड वो होते हैं जो हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद 2 से लेकर के 10 तक, 10 को इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखिएगा, 10 को इंक्लूड किया गया है, उन्हें ओलिगोसेक्राइड कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है, मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड वो कौन से होंगे जो 2 मोनोसेक्राइड देते हैं? एक है सुक्रोज जो कि हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद, याद रखना, हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद सुक्रोज देता है हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है। अब बात कर लेते हैं माल्टोस की, माल्टोस हमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देता है। ये 2-3 की बात करनी है, लैक्टोज की भी बात करेंगे। अब पॉलीसेक्राइड क्या होता है? पॉलीसेक्राइड वो होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद बहुत सारे मोनोसेक्राइड देते हैं, यानी कि 10 से ज्यादा ही देंगे, 10 से ज्यादा देंगे। मोस्ट कॉमन कौन से जो हमारे सिलेबस में है? स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स, ये सब सिलेबस में नहीं है, ये सब ये गम वम ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। कमाल हो गया, पॉलीसेक्राइड स्वीट नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें नॉन शुगर कहा जाता है। यहां से आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बन जाएगा। अच्छा, एक बात पूछूं आप लोगों से, मुझे बताइए क्या आप लोगों को इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी के हाईलाइट के साथ साथ एक धमाकेदार और एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूं मैं, क्या आप लोग वो
एक ऐसी सीरीज को चाहते हैं जिससे आपका रैंक डिसाइडिंग चीज बनने वाली है, चाहे वो नीट के लिए हो या फिर जेई मेंस के लिए हो। एक ऐसी सीरीज को लाने वाला हूं जिसके अंदर मैं बिल्कुल आज तक कभी आपने यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, एकदम से हट के चीज लेकर के आने वाला हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में हाँ लिख दो, मुझे बता दो कि सर ले आओ, सर ला दो, बस अब बस ला दो सर, धुआं धुआं कर देंगे सर, आप ले आओ। वो ऐसी चीज लाने वाला हूं जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ऑल दी कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फैलिंग एंड टॉलरेंस सॉल्यूशन, उन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। और कमाल की बात यह है, सारे के सारे मोनोसैक्राइड्स यानी कि एल्डोज या फिर कीटोज, दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर माने जाते हैं। कमाल हो गया भाई साहब, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे वो ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, गूलोज हो, फ्रक्टोज हो, टैलोस हो, एल्ट्रोज हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं। मोनोसेक्राइड की सबसे पहली कहानी, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसको कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप्स अटैच टू इट। अगर एल्डिहाइड है तो उसे एल्डोस कहेंगे, अगर कीटोन है तो उसे कीटोस कहेंगे, अगर कार्बन नंबर 3 है तो उसे ट्रायोस कहेंगे, और अगर एल्डिहाइड है तो उसे एल्डोट्रायोस कहेंगे, कीटोन है तो कीटोट्रायोस कहेंगे। सिमिलरली एल्डोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस, कीटोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस, कीटो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस, कीटो हेप्टोस। मुझे अभी के अभी हेप्टोस का, सॉरी हेक्सोस का एग्जांपल लिख करके दे दो, अभी अभी इसी वक्त इसी टाइम स्टैम्प पे मुझे आंसर लिख के दो। अरे आलस मत कर मेरे भाई, लिख अभी लिख, मैं वेट कर रहा हूं। लिख दिया? पक्का? चल नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज की डिस्कशन करते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो नेचर में फ्रीली पाया जाता है, कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है, ये स्वीट फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, जैसे और हनी में भी पाया जाता है, हनी मतलब शहद में भी पाया जाता है। अब वो तुमको हनी सुन के किसी और की याद तो नहीं आ गई ना? हंस मत पगले, मैं तेरी ही बात कर रहा हूं। राइप ग्रेप्स, पके हुए जो अंगूर होते हैं, उनके अंदर भी ग्लूकोज होता है लार्ज क्वांटिटी में। मुझे बहुत पसंद है अंगूर। अच्छा, जो सुक्रोज होता है उसे केन शुगर कहा जाता है। सुक्रोज को अगर मैं डाइल्यूट HCl के साथ या फिर H2SO4 के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में बॉईल कर दूं तो वो टूट फूट जाता है, उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है इक्वल क्वांटिटी के अंदर। देखो ये रही वो रिएक्शन, C12H22O11 है, पानी डाला, H प्लस डाला। अब सारे के सारे फॉर्मूले को समझो कि सर C12 ही रहने वाला है, हाइड्रोजन जो है वो 24 हो जाएंगी, ऑक्सीजन जो है वो 12 हो जाएंगी। अब इसके अंदर से क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बन गया आपका फॉर्मूला 6 12 6 6 12 6। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज है। स्टार्च से कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4। वही सिमिलर बात है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, 393 केल्विन अंडर सम प्रेशर। अच्छा, ये क्या हो जाता है, पॉलीमर के जैसा होता है, तो इसलिए यहां पर रिपीटेड यूनिट एन लिखनी पड़ती है। आपने 393 केल्विन टेम्परेचर रखा है और 2 से 3 ATM प्रेशर मेंटेन करके रखा हुआ है, आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। अब देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, कमाल का। ये स्ट्रक्चर का एलुसिडेशन किया था पुराने जमाने में लोगों ने। उन्होंने कैसे ही पता लगाया होगा कि छह कार्बन स्ट्रेट चेन में है, या एल्डिहाइड ही है इसके अंदर, या कितने अल्कोहल है, कि कौन सी डिग्री की अल्कोहल है, वो सारे के सारे सवाल स्टेटमेंट वाइज सवालों में बनते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है भैया, हमें पता चल चुका है, C6H12O6 है मेरे लाडले। अच्छा, अगर मैंने इसको प्रोलॉन्ग्ड हीट कर दिया HI के साथ, आप जानते हैं ना रेड फॉस्फोरस के साथ यदि HI का इस्तेमाल कर दिया तो इसे मैं चाटू, क्या इसे मैं चाटू रिड्यूसिंग एजेंट कहता हूं। चाटू, ये चाट जाता है, क्या चाट जाता है, ये सारे के सारे ऑक्सीजन को चाट जाता है। ये चाटू है, या इसे आप चट्ट कह सकते हैं, चट्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये चीजें चट्ट कर जाता है, जैसे होता है ना आप लोगों को चटकोरी चीजें पसंद होती हैं, मसाला वसाला, ये चाट पापड़ी फलाना, ऐसे चीजें बहुत पसंद आती हैं, तो ऐसे ही इसे भी ऑक्सीजन बहुत पसंद आती है। यहां से ऑक्सीजन को निकाल दो, ये ऑक्सीजन को निकाल दो, ये ऑक्सीजन को निकाल दो, क्या बन जाएगा, एनहेक्सिन बन जाएगा। बात खत्म हो गई। सवाल बनता है भाई, इसीलिए मैं हौले हौले से चल रहा हूं इस चैप्टर में, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा तो टेंशन तो नहीं है ना। ग्लूकोज जो होता है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करता है और उससे ऑक्साइम बन जाता है। देखो ये रहा है किसके पास है, एल्डिहाइड, इसने ऑक्साइम बना दिया। ऑक्साइम के अंदर दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक होती है सिन, दूसरी होती है एंटाई। आपको पता होना चाहिए, इन्हें दोनों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहा जाता है। देखो कमाल हो गया।
अगर हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाओगे तो साइनो हाइड्रीन बन जाता है, साइनो हाइड्रीन बन जाता है। ये दोनों की दोनों रिएक्शन जो है ना वो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को श्योर करती है। एल्डिहाइड है कीटोन, ये अभी तक नहीं पता। अब बात करेंगे, अगर ग्लूकोज को मैंने कर दिया ऑक्सीडाइज किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बहुत बहुत। जब भी ब्रोमीन वाटर का दिमाग में नाम आता है हमको लगता है कि सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या फिर फिनोल के ऊपर ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों की दोनों क्या है, ये ऐसे रिएक्शन पड़ी जाती है। यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ग्लूकोज के साथ ब्रोमीन वाटर का क्या लेना देना, कहां है यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कहां है यहां पर फिनॉल। तो रटने का नहीं, ध्यान रखने का कि ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, और एल्डिहाइड को, स्पेसिफिकली एल्डिहाइड को क्या कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे एल्डिहाइड यूनिट की पहचान हो जाती है। अगर मैं एसिटाइलेशन करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करना पड़ेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसा दिखता है, ये रहा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें से ये वाला पार्ट एसिटाइल पार्ट लग जाएगा ये अल्कोहल पे। अल्कोहल पे कितनी जगह लगा है, 5 जगह पे। तो क्या मिल गया, पेंटा एसिटेट मिल गया। मेरा प्रश्न आप लोगों से, यहां से यहां तक जाने में कितना मोलर मास इंक्रीज हुआ है, कमेंट बॉक्स में जो बताएगा आपको जो चाहिए वो दूंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए वो दूंगा। अरे जो मांगो, मैं आपको आपके साथ आपके मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, आपके साथ अपने आईआईटी में, आपके साथ आपकी एनआईटी में साथ चलूंगा, एडमिशन कराऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, मुझे बताना, ठीक है। अब करते हैं ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ जब आपने ऑक्सीडेशन करी तो एल्डिहाइड साथ ही साथ नीचे वाला अल्कोहल दोनों ऑक्सीडाइज हो गए, इसे सैक्रिक एसिड कहा जाता है। जबकि अगर आप ग्लूकोनिक एसिड से शुरुआत करें और ऑक्सीडेशन करें, ये वाला तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज पार्ट है, इन नीचे वाले को भी ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो यहां ग्लूकोनिक एसिड से सैक्रिक एसिड, ग्लूकोज से भी ग्लूकारिक एसिड बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, हमने इसकी स्पेशल अरेंजमेंट को चेक किया। ये देखो एक ऐसा ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हाथ के इशारे से समझा जा सकता है। ये हाथ का इशारा है, अब समझ पा रहे होंगे ये हाथ का इशारा कैसा होता है। ये किसी ने तो कुछ तो किया है, ऐसा इशारा कर दिया है, थोड़ा सा अजीब बन गया है, अच्छा सा बनाएंगे ना। ड्राइंग मेरी बहुत ही सुंदर है। ये बाकी सारी उंगलियां तो छोटी होनी चाहिए, हाँ ये ऐसे, ये किसी की कलाई है, अब किसकी कलाई है ये वो नहीं पता मुझे। और ये थोड़ा सा अंगूठा अंदर की तरफ ऐसे दबाया हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ रहे ना, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी पहली उंगली है, ये जो हमारी दूसरी उंगली है, ये जो हमारी तीसरी उंगली है, ये जो हमारी चौथी उंगली है, यहां पर आपको ऐसे ऐसे चीजें करनी है। आपको इस तरफ OH लगाना है, बाकी साइड OH इस तरफ लगाना है। देखो कमाल हो गया, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना भी आ गया है। तो इस नीचे की तरफ जब चेक करेंगे, OH राइट हैंड साइड में है तो इसे D कहेंगे, और अभी भी OH राइट साइड में तो इसे भी D कहेंगे, और OH अभी भी राइट साइड में तो इसे अभी भी D कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर आप D का L करना चाहते हो तो सिर्फ ये वाले को पलटना जरूरी नहीं है, पूरे के पूरे को पलटना जरूरी है भाई, सारे के सारे की पलटना। इस OH को इधर लाना पड़ेगा, इस H को इधर लाना पड़ेगा, इस OH को उधर लाना पड़ेगा, इस OH को उधर लाना पड़ेगा। मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही होगी। फिशर स्ट्रक्चर है ये भाई, फिशर मेरा बचपन का दोस्त था। जो D प्लस ग्लूकोज है, अब D का मतलब क्या है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन, OH की रिलेटिव पोजीशन किस तरफ है, राइट साइड में है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में है। प्लस का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट, ये क्या कर रहा है, ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को, उससे बात समझ में आती है। यह है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो मार्केट में आपको मिलता है ना ग्लूकोन डी, कभी बचपन में आप लोगों ने खरीदा होगा, तो वो ग्लूकोन डी यही बताता है। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है वही नेचर में पाया जाता है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहां से सवाल बनते हैं कि डेस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज जो होता है वो शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। पता होना चाहिए एल्डिहाइड के लिए। अगर आप लोग शिफ्ट टेस्ट नहीं जानते तो मैंने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर डाल रखा है, मैं लिंक डाल दिया है मैंने ऊपर, आप उस लिंक से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टेस्ट को स्टडी कर सकते हैं। वहां से भी आपका एक सवाल आता ही है, ठीक है। शिफ्ट टेस्ट आपको वहां से पता चल जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये एडिशन कंपाउंड नहीं बनाता। अब मेरा आप लोगों से सवाल यह है कि जब NaHSO3 जब रिएक्ट करता है तो क्या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है या कार्बन सल्फर बॉन्ड बनता है? आप मुझे इसका आंसर भी चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में करेंगे। जो पेंटा एसीटेट अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था ना, वो जब भी
रिएक्ट करवाने की कोशिश की जाती है उसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, वो मना कर देता है। इसका मतलब फ्री CHO ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल अमाइन तो CHO के साथ ही रिएक्शन करेगा ना। और ग्लूकोज को जब हमने देखा क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो अल्फा बीटा दो फॉर्म में मिलता है। अल्फा फॉर्म जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 है, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये ध्यान रखना है। अगर मैंने ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को 303 डिग्री पर मैंने क्रिस्टलाइज करने की ट्राई मारी, तो उससे मुझे अल्फा फॉर्म मिल जाएगा। अगर बीटा है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, is obtained by crystallization from hot and saturated solution at little higher temperature, 371 केल्विन पर पाया जाता है। दोनों के बीच में मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना इस बात को। ये OH अगर राइट साइड में आ जाए तो इसे अल्फा कहेंगे, OH अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो इसे बीटा कहेंगे। और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है, इन्हें एनोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें एनोमर कहा जाता है। ठीक है। द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। सर ये हेमी एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल वो होती है एक ऐसी कार्बन जिसके पास एक H अभी भी मौजूद है, एक OH भी लगा हुआ है, एक OR लगा हुआ है, और इस तरफ आपने कार्बन जोड़ रखी है। ऐसे को हेमी एसिटल कहा जाएगा। अगर मैं इसको भी आप एक काम कर सकते हैं, इसको अगर मैंने OR कर दिया, अब इसे एसिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे एसिटल कहेंगे। अगर आप इसको भी कार्बन कर दें तो इसे हेमिकीटल कहेंगे, और अगर इसको कार्बन रखते हुए यहां पर OR कर देंगे तो इसे कीटल कहेंगे। बात समझ में आ जाएगी आपको? अच्छा सर, देखो ये वाली कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, नीचे एक कार्बन है, यहां OH है, और इधर ऊपर ऑक्सीजन R कंपाउंड कनेक्टेड है। यही तो मैंने कहा था, एक कार्बन है, एक OH है, एक कार्बन बेस लगा हुआ है यहां पर, और एक आपने OR लगाया हुआ। देखो देखो, OR लगाया हुआ एकदम सेम है। तो क्या ये हेमी एसिटल लिंकेज लिए बैठा है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, लिए बैठा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? ये है अल्फा डी प्लस। अल्फा क्यों? क्योंकि OH नीचे आया है। अल्फा डी प्लस क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ग्लूकोज है तो इसीलिए, और पायरीन जैसा दिखता है तो इसलिए पायरानोस हो गया। पायरानोस हो गया। अगर आप अल्फा का बीटा बनाना चाहते हो तो सिर्फ इस पोजीशन को चेंज करना है। तो एक बार आपको एक जुगाड़ दे देता हूं। ये पहली वाली कार्बन पर जो OH है वो कैसा नजर आ रहा है आपको? कार्बन नंबर 1 2 3 4 पे ही OH प्रेजेंट है। सर इसमें डाउन आ रहा है, फिर कहां आ रहा है? डाउन पोजीशन पे आ रहा है, फिर कहां आ रहा है? अप आ रहा है, फिर कहां आ रहा है? डाउन आ रहा है। देखो, डाउन डाउन अप डाउन। बस अब क्या करना है? अल्फा का बीटा बनाना है, तो इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा अप डाउन। बाकी किसी को चेंज नहीं करना। देखो, अप डाउन बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर चलेगा। इसे हैवर्थ स्ट्रक्चर, हैवर्थ प्रोजेक्शन कहा जाता है। फ्रक्टोज की बात कर लीजिए ना, फ्रक्टोज अदरवाइज बुरा मान जाएगा। कीटो हेक्सोज क्या होता है? हाइड्रोलाइज करने के बाद डाइसैक्राइड जैसे कि सुक्रोज है, उसके अंदर फ्रक्टोज भी पाया जाता है, जैसे कि फ्रक्टोज को कीटो हेक्सोज कहा गया है। इट इज अ नेचुरली मोनोसेक्राइड जो फ्रूट्स में पाया गया, हनी में, वेजिटेबल्स में, और प्योर फॉर्म में इट इज मच मोर स्वीटर देन ग्लूकोज। ये है इसका स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर 2 पर C डबल बॉन्ड O मौजूद है। इसके पास एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा। फॉर्मूला एकदम सेम है। नेचुरली अकरिंग पाया तो D ही जाता है, लेकिन ये लेबोरेटरी होता है माइनस में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब इसका स्ट्रक्चर फ्यूरान से मैच करता है। जब OH को आपने राइट में रखा तो ये अल्फा होगा, अल्फा है। OH की पोजीशन राइट साइड में थी, यहां पर थी, इसे इसीलिए D कहा गया, और माइनस है, नेचुरली तो लेबोरेटरी है। ध्यान रखिए, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। D वाला प्लस भी हो सकता है और D वाला माइनस भी हो सकता है। अब देखो, OH को लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो इसलिए बीटा हो गया, लेकिन है तो अभी भी माइनस ही ना। देखो, अब मैंने आपको समझाया था कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 डाउन। देखो, मैंने ग्लूकोज का क्या सिखाया था आपको? ग्लूकोज के लिए डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन सिखाया था। लेकिन फ्रक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 1 पर तो कोई भी कायल सेंटर है ही नहीं, तो नीचे से शुरू करेंगे। ये कार्बन नंबर 2 से डाउन अप डाउन, खत्म हो गया खेल, खत्म हो गया खेल। डाउन अप डाउन, यानी कि आपको सिर्फ अल्फा ग्लूकोज का पता होना चाहिए, उसके बाद पूरी की पूरी आप कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब इसी का मुझे क्या करना, बीटा बनाना है, तो इसको मैं चेंज करके अप कर दूंगा। तो अप अप डाउन, देखो चेक करते हैं, अप अप डाउन। ओ माय गॉड, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कमाल हो गया। सुक्रोज की बात कर लें जरा। सुक्रोज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज होता है। जब इसको हाइड्रोलाइज किया तो हमें ऐसे दो लोग मिलते हैं। जो इनका जो मिलन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये रही अल्फा डी ग्लूकोज, इसका कार्बन नंबर 1, अल्फा का मतलब OH नीचे होना चाहिए था। कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज,
अब ये पलटी मारी है, इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को पलटी मारा हुआ, ध्यान देना। कार्बन नंबर 1 यहां से शुरू हो रहा है, अदरवाइज अभी तक आपने यहां से शुरू किया था। देखो देखो, अगर मैं इसको पूरी की पूरी के उठा करके घुमा दूंगा तो सारे के सारे ग्रुप ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाएंगे। देखो जरा, यहां पर आपको CH2, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सर ये अल्फा है ना, तो इसका CH2OH तो ऊपर है, लेकिन यहां पर तो मुझे CH2OH नीचे नजर आ रहा है। अरे भाई, मैंने इसको पूरा का पूरा घुमा दिया है, मेरी बात समझ पा रहे हो? सारे के सारे को घुमा दिया, तो ये बीटा डी फ्रक्टोस हो गया। यहां वाली कार्बन पर, कार्बन नंबर 2 पे OH नीचे नजर आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा ना कि नीचे वाला तो अल्फा होता है, लेकिन मैंने घुमाया है ना, ये बीटा है, इसीलिए यहां से ऐसे कनेक्शन आपको नजर आ रहा हो। मेरी बात सबको समझ में आई होगी। 90% बच्चे यहां पर हग देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन जब आप इसकी रोटेशन चेक करते हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद, फ्रक्टोस अकेला -92.4 डिग्री रोटेट करता है और ग्लूकोज 52.5 रोटेट करता है। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है कि ये कहता है कि मुझे कार चाहिए, ये कहता है बाइक चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए। अब जो ज्यादा जिद करेगा उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। जो सुक्रोज खुद था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन अब आंसर क्या हो जाएगा? लेवोरेटरी। मिक्सचर जो है वो लेवोरेटरी हो जाएगा, इसीलिए इसे इन्वर्ट शुगर कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है, डिग्री ऑफ रोटेशन, वो इन्वर्ट हो गई है। माल्टोस की बात करें जरा, माल्टोस अल्फा डी ग्लूकोज की C1 यूनिट ऑफर करता है, ये रही अल्फा, इसकी नीचे आएगी OH ये वाली, और फिर साथ में हमारे पास C4 यूनिट ऑफ दूसरी यूनिट जो है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों के दोनों ग्लूकोज हैं। देखो C4 यूनिट का OH नीचे था, हाँ जी सर नीचे था, तो बस दोनों को जोड़ दो। अब बताओ क्या यहां पर आपको एक OH H और एक हेमी एसिटल लिंकेज नजर आ रहा है? हाँ सर, हेमी एसिटल लिंकेज है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। अच्छा, सुक्रोज की बात तो कर लें जरा। क्या यहां पर आपको एक ऐसा कार्बन जिसके पास एक OH, जिसके पास एक H, जिसके पास एक कार्बन और एक OR हो, ऐसा कुछ है? नहीं बाबू, ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब ये हुआ सारे के सारे मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिड्यूसिंग होते हैं। और जितने डाइसेक्राइड है हमारे सिलेबस में, सुक्रोज को छोड़ो, बाकी जितने भी हैं, माल्टोस, लैक्टोस, ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लैक्टोस की बात कर लें जरा, इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। कुछ लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है ना, यानी कि वो मिल्क वाले जो शुगर होता है लैक्टोस, उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाते। इसके अंदर C1 गैलेक्टोस एंड C4 ग्लूकोज यूज किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे ये बताइए कि C1 ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस के अंदर क्या रिश्ता होता है? मैं आपको आंसर दे रहा हूं, इन्हें इपीमर कहा जाता है, लेकिन कौन सी कार्बन का इपीमर कहा जाता है? जरा ध्यान देंगे यहीं पर ही, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अच्छा, इसका OH ऊपर, इसका भी OH ऊपर रहा होगा, इसका भी OH नीचे, इसका OH भी नीचे रहा होगा, इसका भी OH ऊपर, इसका भी OH ऊपर रहा होगा। ये वाला गैलेक्टोस जो है, इसका अचानक से C4 पे, कार्बन नंबर 4 पे OH ऊपर आ गया, लेकिन ग्लूकोज का OH नीचे रहा होगा, तो हाँ आंसर आ गया सर, इन्हें C4 इपीमर कहेंगे। ऐसे डायास्टीरियोमर जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन की अल्टी पल्टी मारते हैं, उन्हें इपीमर कहा जाता है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोसार क्या होते हैं? C4 इपीमर होते हैं। स्टार्च की बात करें, स्टार्च जो होता है मेन स्टोरेज होता है पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट्स का, है ना। हमारे फूड के अंदर भी, डाइटरी सोर्स के अंदर भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मेजरली ये सीरियल्स में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, सब वेजिटेबल्स में पाया जाता है क्या? ये पॉलीमर है किसका? अल्फा ग्लूकोज का। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक का नाम है अमाइलोस, दूसरा का नाम है अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोस होता है वो पानी में सोल्यूबल है कुछ हद तक, और 15 से 20% जो हिस्सा होता है स्टार्च का वो अमाइलोस बनाता है। और जो लॉन्ग अनब्रांच्ड होते हैं ये लोग, 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इसके अंदर होते हैं। और जुड़े कैसे होते हैं? C1 C4 लिंकेज से। नीचे दिख रहा है एकदम स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़े हुए हैं अमाइलोस, ठीक है ना। ये रही C1, ये रहा C4, C1 C4, वेरी गुड। अच्छा, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो करीबन करीबन 85% होता है हमारे स्टार्च का, और इतना ब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग के चक्कर में C1 C4 और C1 C6 लिंकेज होने के चलते ये पानी में इनसोल्यूबल हो जाता है। ये वाला बॉन्ड तोड़ना काफी टफ हो जाता है, इस चक्कर में ये इनसोल्यूबल हो जाता है। सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज जो होता है एक्सक्लूसिवली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और प्रीडोमिनेंटली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स। ये सवाल पूछा गया है, और ये एकदम सीढ़ी के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, सीढ़ी के जैसा, स्टेयर्स के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। पॉलीसेक्राइड जो होता है वो बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। हम मनुष्य जो होते हैं ना, वो आदमी जो मानव है, वो बीटा ग्लूकोज को, बीटा डी ग्लूकोज, ये वाला बॉन्ड तोड़ नहीं पाते, ये वाला बॉन्ड तोड़ नहीं पाते, इसीलिए हम लोग सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं, नहीं पचा पाते, बना ग्लूकोज से ही हुआ है। ग्लाइकोजन की बात करते हैं, यहां से खूब सारे सवाल बनते हैं।
जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनिमल बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के जैसे स्टोर हो जाता है, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। इट इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड रादर हाईली मोर ब्रांच्ड। ये जैसे ये कहां कहां पाया जाता है, ये सवाल भी आता है, लीवर में, मसल में, ब्रेन में। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम कहेगा चलो ग्लाइकोजन को तोड़ता हूं ग्लूकोज में, एंड ग्लाइकोजन इज आल्सो फाइंड इन ईस्ट एंड फंगी। ईस्ट एंड फंगी में पाया जाता है। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको चाहिए सर अमाइनो एसिड याद करने की ट्रिक दे दो हमें, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आप लोगों को नीड होगी तभी मैं आपको वो ट्रिक भी शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं पिन कर दूंगा वो लिंक कर, जो जो ट्रिक होगी वो लिंक कर दूंगा। और अगर आपके पास कुछ भी ऐसी कोई ट्रिक है जिसमें आप असेंशियल नॉन असेंशियल अमीनो एसिड को याद करते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करो, दुआएं मिलेंगी आपको। और आप अगर एनआईटी का एम कर रहे थे, आपको आईआईटी मिलेगी भाई। अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज का एम कर रहे थे, लेकिन आपको एम्स भी मिल सकता है। अब आप देख लो, आपको एम्स डॉक्टर बन के जाना है या मरीज बन के जाना है, भैया सोच समझ के जाना। आईआईटी का दरवाजा खोलने जाना है या खोल के अंदर जाना है, समझिए। तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि कायरल नहीं होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। कायरल नहीं होता क्योंकि इसके साथ कार्बन के यहाँ पर जो आर ग्रुप है ये भी हाइड्रोजन है। और कायरल कार्बन होती कौन सी है, कायरल कार्बन तो वो होती है जो 4 अलग अलग ग्रुप रखती हो, sp हाइब्रिडाइज कार्बन होनी चाहिए। एलानीन आ गया, फिर वैलीन आ गया, फिर ल्यूसीन आ गया। देखो ल्यूसीन के बाद आइसोल्यूसिन आएगा। आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन दे क्या है, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। किस प्रकार के आइसोमर हैं वो जरा कमेंट बॉक्स में बता दो। आर्जिनिन है, ये स्टार स्टार क्या लगा हुआ है, बात करेंगे इसके ऊपर भी। लाइसीन है, ग्लूटामीन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामीन है। ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन में कंफ्यूज नहीं होना है। एस्पार्जीन है, इनके आपको सिंगल लेटर कोड और आपको 3 लेटर कोड भी आपको पता होने चाहिए। थ्रियोनीन है, देखो थ्रियोनीन क्या है, हाइड्रोक्सी कंटेनिंग है। सीरीन जो है वो भी हाइड्रोक्सी कंटेनिंग है। सिस्टीन जो है वो भी सल्फर कंटेनिंग है। मिथियोनीन भी है जो सल्फर कंटेनिंग है, ये दोनों सल्फर कंटेनिंग हो गए, ये दोनों OH कंटेनिंग हो गए। फिनाइल एलानीन जो है, एलानीन में और फिनाइल एलानीन में इस फिनाइल का फर्क है। टायरोसिन के अंदर आपके पास ये फिनोल वाला पार्ट मौजूद है। ट्रिप्टोफैन के अंदर आपके पास एक ऐसी रिंग मौजूद है जिसके अंदर ये जो नाइट्रोजन है, बाकी सारे के सारे केस के अंदर जो नाइट्रोजन थी वो रिंग का पार्ट नहीं थी, इसके अंदर एक नाइट्रोजन रिंग का पार्ट भी है। हिस्टिडीन जो है इसके अंदर 1 2 कार्बन तो ऑलरेडी मौजूद, नाइट्रोजन तो रिंग के अंदर ही मौजूद है। लास्ट में आता है प्रोलीन जो कि दवाइयों में बहुत इस्तेमाल होता है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में इसका काफी यूज होता है। अब सवाल यह आता है कि बाकी सारे के अंदर जो हमारा अमाइनो ग्रुप था वो कैसा था, वो तो प्राइमरी था। वो कैसा था, प्राइमरी था। लेकिन बाकी सारे केस को छोड़ते हुए सिर्फ एक ऐसा केस है जिसके अंदर हमारा अमाइनो ग्रुप जो है वो सेकेंडरी है। तो इसको याद रखना, ये एकदम प्रो है ये बाबू। कैसा है, ये प्रो है। कितने अमाइनो एसिड है हमारे पास, 20 अमाइनो एसिड है। जितनी एनसीईआरटी बात कर रही है उतना ही मानेंगे, फालतू की बात करेंगे ही नहीं। ये जो स्टार वाले लोग हैं ये क्या है, असेंशियल अमाइनो एसिड हैं। और उनके साथ साथ बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर एसिडिक अमाइनो एसिड कौन सा है, बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन सा है, एलिफेटिक कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा है। ये सारी 5-6 बातें जो मैंने अभी बोली वो आपको पता होनी चाहिए। अगर बच्चों हम ऐसे अमाइनो एसिड की बात करें जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, उन्हें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा गया है। और ऐसे अमाइनो एसिड जो बॉडी नहीं बना सकती उन्हें एसेंशियल अमाइनो एसिड कहा गया है। तो बस ये बात है, मैट विल प्ले। मैंने एक ट्रिक बोल दी है, मैं इसके बारे में और डिटेल में लिखूंगा, मैट विल प्ले। अच्छा, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये डी और एल दोनों फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन नेचुरली अकरिंग जो होता है, मोस्ट नेचुरल अकरिंग वो डी होता, एल होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो डी होते हैं। जब मैं इन दोनों को स्टडी करता हूं तो इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप भी है और एक एसिडिक ग्रुप भी है। तो ये हो गया बेसिक, ये हो गया एसिडिक। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है तुरंत और ज्विटर आयन मिलता है, और ज्विटर आयन जो होता है वो हमेशा आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए जरा प्रोटीन का कैसा होता है। देखो हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया, हमने कार्बोहाइड्रेट 1 लिया, 2 लिया, मोनोसेक्राइड यूनिट से डाइसेक्राइड यूनिट बना ली, और उन दोनों के बीच में हमने एस्टर लिंकेज बना लिया था। उस एस्टर लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ठीक बात है ना। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा, यहां हम यूज करेंगे एसिड और अमाइनो के बीच में जो लिंकेज होगा पानी निकालने से, उससे क्या हो जाएगा, अमाइड बनेगा। पेप्टाइड लिंकेज उसे कहा जाता है।
पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। बात समझ में आ गई। व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंबाइन विद द अमीनो एसिड ऑफ एलेनिन तो उसे डाइपेप्टाइड कहेंगे। यानी कि डाइपेप्टाइड कहने के लिए आपको दो अमीनो एसिड चाहिए, दो अमीनो एसिड चाहिए। इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि सर इसके अंदर पेप्टाइड तो एक ही नजर आ रहा है। अरे बाबू, इसका मतलब है कि ये वाले पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए अमीनो एसिड कितने लगे, वो दो लगे। तो ट्राइपेप्टाइड के लिए तीन, चार के लिए चार से चार, पांच से पांच, छह से छह। दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं शेप के अनुसार। एक होता है फाइब्रस पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसके अंदर रन करते हैं पैरेलली एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि वीक होते हैं। देन द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इनसोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, जैसे कि हमारे बालों में जो कैरेटीन होता है, वूल, सिल्क, मायोसिन जो मसल के अंदर मौजूद होता है। बुढ़ी के बाल जानते हो, बुढ़ी के बाल कभी आपने खाए हो, वो पिंक पिंक कलर के बुढ़ी के बाल, बिल्कुल उसी तरीके के फाइब्रस प्रोटीन को कहा जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो पानी के अंदर जनरली सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि इंसुलिन एंड एल्बुमिन। ये भी पॉलीपेप्टाइड ही हैं जो एक दूसरे के अंदर स्फेरिकल शेप में कॉइल हो रखे होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है, अगर आप सीक्वेंस से अमीनो एसिड नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे लंबे चेन में रखते जाओगे तो उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। डन हो गया। in this sequence of the amino acid this is said to be the primary structure। सेकेंडरी में दो तरीके के होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड। प्लीटेड का मतलब वही जो घरों में हमारी जो बहनें माताएं हैं जो साड़ी पहनती हैं तो साड़ी की प्लीट्स लगाती हैं ना, प्लीट्स पहनती हैं, बनाती हैं। जैसे हमारे घर में पर्दा होता है, अगर आप पर्दा देख पा रहे हो तो उस पर्दे में भी एक के ऊपर लेयर बनी हुई होती है, बिल्कुल वैसा ही अमीनो एसिड अपनी लेयर बना लेता है, तो इसीलिए इसे बीटा प्लीटेड शीट भी कहा जाता है। अब ये दोनों आपस में जुड़ी कैसी हुई हैं? देखो जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है भाई, और क्या चाहिए? जो अल्फा हेलिक्स होता है is one of the most common ways in which a polypeptide chain forms all possible hydrogen bonds by twisting in a right-handed screw helix। right-handed, देखो ऊपर हाथ बना हुआ है, किसका हाथ है ये? लग तो किसी आदमी का ही रहा है, मस्कुलर सा हाथ है। तो इस प्रकार से ये बनता है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अब देखो बीटा शीट में जैसे मैंने कहा कि ये साड़ी है, साड़ी के ऊपर एक ऐसे ये एक प्लीट बनती जाएगी, एक ऐसे प्लीट बनती जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इंटरमोलिकुलर बनते हैं। यहां पर क्या बन रहे थे? इंट्रामोलिकुलर, यहां पर इंट्रामोलिकुलर बन रहे थे। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगा? रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ओवरऑल फोल्डिंग बताता है। देखो बच्चों, ये स्प्रिंग के जैसा लग रहा होगा आपको, ये आपको स्प्रिंग के जैसा लग रहा होगा, कॉइल जैसा लग रहा है ना आपको, ऐसा ही। एंड जो इसके अंदर दो टर्शरी होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर वाले होते हैं। मेन फोर्सेस जो होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ही होते हैं। जैसे कि क्वार्टनरी की बात कर लें, फोर्थ वन, या ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर, सम ऑफ द प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ दो और दो से ज्यादा चेन को रेफर्ड एज सब यूनिट्स। अगर दो से ज्यादा सब यूनिट्स मौजूद हो तो उसे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे हमारा प्यारा हीमोग्लोबिन, ये स्ट्रक्चर आप देखिए, प्राइमरी कैसा सीधा सा है बेचारा, ये एकदम स्प्रिंग जैसा होता है, ये फोल्ड हो रखा है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ये क्वार्टनरी, ऐसे गुच्छे कई सारे होते हैं। अच्छा, अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं। अगर आपने प्रोटीन को सब्जेक्ट कर दिया टू फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर या केमिकल चेंज, उस पीएच चेंज कर देने से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोब्यूल जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स जो होते हैं वो अनकॉइल हो जाती हैं, प्रोटीन जो होते हैं वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देते हैं, और इसी को डीनेचुरेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर तो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, सॉरी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है? सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्योंकि अनकोइलिंग होगी ना, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइल बॉइलिंग। अगर आपने एग व्हाइट को बॉइल किया तो वो रबड़ जैसा बन जाता है ना, वो उसको डीनेचुरेशन कहा जाता है, कॉमन एग्जांपल है। एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क वो भी इसी का एग्जांपल है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर आपने एग को कर दिया हीट, एग को हीट कर दिया, हीट करने से क्या उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या एंट्रोपी घटेगी? मेरा ये आप लोगों से प्रश्न है, मुझे इसका आंसर आप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। एंजाइम्स की बात कर ले थोड़ी सी। एंजाइम्स ना सुपर डुपर कैटलिस्ट होते हैं, सुपर डुपर कैटलिस्ट होते हैं। द एंजाइम्स दैट कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, उसे हम माल्टेज कहेंगे। एंजाइम्स जो होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि लॉक एंड की वाली बात कर रहा हूं। एक ताला ऐसा होता है जिसकी एक पर्टिकुलर चाबी होती है। अब आप ये मत कहना सर हमारे घर का ताला तो किसी भी चाबी से खुल जाता है। भाई तुम्हारे घर के ताले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे बॉडी के अंदर तालों की बात कर रहा हूं। वो वहां स्पेसिफिक काम चलता है, उसके अंदर कोई भी
मक्कारी नहीं होती। द ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्ट्रेट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ द अदर सबस्ट्रेट, ऐसे को ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम कहा जाएगा। मतलब एक ऐसा आदमी जो ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म कर रहा हो और साइमल्टेनियस रिडक्शन भी परफॉर्म कर रहा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेस कहा जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? अच्छा, अब विटामिन देख ले। विटामिन है ये, विटामिन यानी कि वाइटल अमाइंस, वाइटल अमाइंस है ये, कोई से विटामिन ना बोलना भाई। Organic compounds required in the diet in the small amounts to perform specific biological function for normal maintenance of optimal growth and health of organisms। भैया हमें वाइटल अमीन चाहिए होते हैं, वाइटल अमाइंस हैं ये, जैसे कि ए बी सी डी B2 B6 B12। अब सुबह सुबह मैंने B12 खाया है, कमाल हो गया भाई। अच्छा अच्छा, अब आपको सिखा दूं कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, पता होना चाहिए। डेफिशिएंसी से क्या पंगा हो सकता है बॉडी में, पता होना चाहिए भैया। समस्या हो जाएगी, आपकी आंखों का कॉर्निया हार्ड हो जाने लगेगा। थायामीन इसका नाम है। मैच द फॉलोइंग में आपका दिमाग खराब कर देते हैं ये चीजें। ईस्ट में, दूध में, हरी सब्जियों के अंदर, दालों में ये पाया जाता है। बेरी बेरी हो जाती, पेरी पेरी नहीं कह रहा हूं गधों, पीछे वाले कह रहे हैं सर पेरी पेरी अबे बेरी बेरी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती। रिटार्डेड ग्रोथ, हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैं, मेरी कुछ ग्रोथ ही नहीं, ग्रोथ किसकी, करियर की ग्रोथ नहीं कह रहा, शरीर की ग्रोथ कह रहा हूं, ठीक है ना। और हमारे जो ये लिप्स में और माउथ के जो कॉर्नर्स अगर आपने देखे हो, कुछ लोगों के फटे फटे से होते हैं, वो उसी चीज को फिशरिंग को कहा जाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होने लग जाता है। विटामिन B6 को ही पेरिडॉक्सिन कहा जाता है, इससे कन्वर्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। कहाँ मिलता है ये सब, यहाँ पर चीजें ध्यान रखनी है आपको। B12 मीट, फिश, एग, कर्ड, इसके अंदर आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन के अंदर, है ना, वो डिफिशियंसी होती है, एनीमिया हो जाता है। मैंने भाई सुबह सुबह यही खाया है। एंड विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है ये, आंवला वगैरह में मिलता है ये। स्कर्वी हो जाता है आपके गम्स में से, अगर आपको ब्रश करेंगे, अरे ब्रश करते हो हम लोग, करते हो, अरे बहुत बढ़िया। अगर ब्रश करते हो तो उससे खून वून तो नहीं आ रहा है ना, देख लेना। विटामिन डी, मोस्ट ऑफ दी लोगों को विटामिन डी की समस्या है, इससे बोन डिफॉर्मिटी हो जाती है, सॉफ्ट बोन हो जाती है, जॉइंट पेन होने लगते हैं। विटामिन ई है, ये थोड़ा सा देख लेना भाई। विटामिन के है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। अगर आपको चोट वोट लगी है, अगर आपको ब्लड निकलता जा रहा है, क्लॉट नहीं हो रहा है, तो विटामिन के की समस्या है, कमी है उसके अंदर। न्यूक्लिक एसिड की बात करें फटाफट। द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी आर नोन एज क्रोमोसोम्स। अगर आप लोग नीट के छात्र हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से चीजें आती होंगी, जेई वालों के लिए मैं हेल्प कर रहा हूं। प्रोटीन्स एंड अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उन्हें क्या कहा जाएगा? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए कहते हैं, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं। देखो बच्चों, ये है राइबोस, ये है बीटा राइबोस, बीटा डी राइबोस। और यहां पर हर कार्बन के पास एक OH OH OH, यहां पर CH2OH लगा हुआ है। हालांकि यहां पर सेकंड कार्बन के ऊपर कोई भी OH नहीं है, इसलिए इसे बीटा डी डीऑक्सी, टू कार्बन सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सी कहा जाएगा। कंप्लीट हाइलाइसिस ऑफ डीएनए या फिर आरएनए करने से हमें पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर मिलती है, एक फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि इसे बेसिस कहा जाता है, वो मिलता है। देखिए जरा, ये 5 तरीके के हमारे पास बेसिस हैं। इसका नाम है एडिसिन, इसका नाम है गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ऊपर वाले जो है इन्हें आपको ध्यान रखना, अलग कैटेगरी के होते हैं। नीचे वाले 3 अलग कैटेगरी के होते हैं, इन्हें कहा जाता है प्यूरीन बेसिस, नीचे वाले को कहा जाता है पिरिमिडीन बेसिस। क्या बोला जाता है? पिरिमिडीन बेसिस। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, इन दोनों के बीच में क्या ही अंतर है? सर सेम सा लग रहा है, और इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग दीज टू, इन दोनों को कंपेयर करें। हाँ सर ये तो कुछ ज्यादा ही सिमिलर लग रहे हैं। सीओ सेम, NH सेम, NH सेम, फिर से सीओ सेम। अरे NH सेम सर, ये तो गलती कर दी, एनसीईआरटी ने सेम सेम चल रहा है। अच्छा ये भी, अच्छा ये डिफरेंस आ गया। ओहो, थायमिन और यूरेसिल के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 नहीं है। अच्छा, स्ट्रक्चर देखिए जरा, ये देखिए इस प्रकार से होता है। ये कार्बन नंबर 1 पर बेस जाकर के जुड़ता है, और फिर कार्बन नंबर 5 पे हम लोग फॉस्फेट यूनिट को जोड़ते हैं। कार्बन नंबर 1 पे कौन जुड़ेगा? बेस जुड़ेगा। पेंटोस शुगर आ गई, ये आ गए, फिर हमारा कौन सा? बेस, फॉस्फेट यूनिट आ गया। तो मैं इसको कैसे याद रखता हूं? बहुजन समाज पार्टी, क्या? बेस, शुगर, फिर फॉस्फेट, बहुजन समाज पार्टी। इस चक्कर में ऐसे याद रखेगा। इस ये कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है, ये कार्बन नंबर 5 पे जुड़ता है। और राइट देखो, बेस, शुगर, फॉस्फेट,
बेस शुगर फॉस्फेट। अब ये एक चेन बन गई, एक चीज बन गई है, इसे कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर मैंने एक भी चीज को छोड़ दिया, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मैंने फॉस्फेट यूनिट को नहीं लगाया तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। अगर तीनों चीजें मौजूद है तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो फॉस्फेट यूनिट से ही जुड़ता है, इसे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहा जाता है, क्योंकि एक फॉस्फोएस्टर ऊपर एक फॉस्फोएस्टर नीचे बना हुआ है। बात सबको समझ में आ रही होगी। और जुड़ता कहां से? कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है, कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है। अब जब डीएनए की बात करें जाए तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके अंदर 2 न्यूक्लिक चेन जो होते हैं वो वोंड हो जाती है। वोंड ये जख्म वाला बॉन्ड नहीं है, वोंड है, अराउंड ईच अदर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द पेयर ऑफ द बेसिस। अब एटीजीसी की बात कर लेते हैं। ए और एडेनिन और थायमिन के अंदर, ये दोनों के अंदर डबल बॉन्ड बनता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और आरएनए की बात करें तो 3 तरीके के आरएनए होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है राइबोसोमल आरएनए जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए कहा जाता है। हॉर्मोन्स वाला पेज मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं, आपको इसकी रीडिंग लगानी है, और ये आपको रीडिंग लगानी है। मैंने मेरी तरफ से आपको पूरा का पूरा चैप्टर निपटा करके दे दिया है। कमेंट बॉक्स में करके बताओ नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए तुम लोगों को। पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए नमस्कार।